भेल आयरन और कंपनी ब्राजील का, जो वर्ल्ड का टॉप 5 लार्जेस्ट कंपनी में आता है, इसका डैम फेलियर हुआ था 2015 में। एक डैम फेलियर हुआ था जिसमें 90 लोग मारे गए थे, और एक डैम फेलियर हुआ था 2019 में जिसमें 100 से भी ज्यादा, इतना बड़ा फेलियर था, अराउंड 12 मिलियन क्यूबिक मीटर टेलिंग डैम फेलियर हुआ था, इतना ओएस्ट, जिसमें 100 से भी ज्यादा उनका खुद के एम्प्लॉय का डेथ हुआ था। प्लस 1 किलोमीटर दूर जाके एक कम्युनिटी था, उस कम्युनिटी में भी 7-8 लोगों का डेथ हुआ था। एक रेलवे ब्रिज था, वो भी कोलैप्स कर गया था। सोचिए इतना बड़ा फेलियर है। इंडिया का ये घटना राजमहल ओपन कास्ट का, जिसमें 23 लोग मारे गए थे। जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे फेलियर हुआ था, उस पर्टिकुलर लोकेशन में जितना भी मैन मशीनरीज था, सब डेब्रिज के अंदर कवर्ड अप था। तो सोचिए, क्या ये फेलियर, आपको तो ही लगता है कि ये फेलियर रोका जा सकता था? अगर रोका जा सकता था तो कैसे? देखिए, कोई भी चीज हासिल करने के लिए कुछ प्लानिंग का जरूरत पड़ता है, चाहे कोई भी चीज हो। हमारा कंट्री का सुरक्षा के लिए जो मिलिट्री फोर्स है, उनका कितना प्लानिंग, कितना स्ट्रेटेजी का जरूरत पड़ता है। उनके पास इक्विपमेंट है, हथियार है, ये सब कुछ लेके, मॉनिटरिंग सिस्टम है, सब कुछ लेके प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग के बाद 100% उसका इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। ऐसे सेम चीज एप्लीकेबल है हमारा माइंस के लिए भी। माइंस का सुरक्षा या स्टेबिलिटी जो भी हो, उसको मेंटेन करने के लिए आपका कुछ प्लानिंग करना है, उस प्लानिंग को 100% इम्प्लीमेंट करना है। यही आपका ओपन पिट का पीट और डाउन स्लोप स्टेबिलिटी मैनेज करने के लिए जो प्लान है, वही स्लोप मैनेजमेंट प्लान। तो ये स्लोप मैनेजमेंट प्लान ऐसा कौन सी क्रिटिकल चीज है ऐसा जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया आज तक, 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जिसके कारण आज भी इंसिडेंट रोक नहीं रहा है? कुछ तो रीजन होगा। अभी तक माइनिंग का ये वाला डायरेक्शन, रॉक मैकेनिक्स वाला पार्ट थोड़ा सा डार्कनेस के अंदर था। इसका रीजन एक ही है कि इसको इंटरेस्टिंग नहीं बनाया गया। ऐसा नहीं कि इंटरेस्टिंग नहीं है, ये इंटरेस्टिंग नहीं बनाया गया किसी भी सब्जेक्ट में या क्लासेस में। जैसे सिग्मा, थीटा, बीटा, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब कम्प्लेक्स वर्ड का नाम सुनते तो लोगों को लगता है कि रहने दो, सुनने की इच्छा नहीं होता है। दूसरा ये विश्वास नहीं करेंगे कि ये जितने सारे पढ़ के आते हैं थ्योरेटिकल, ये सब सिग्मा, थीटा, बीटा, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इसका 50% भी जब आप एक माइंस में अप्लाई करना चाहेंगे, आपको किसी एक माइंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, इसका 50% भी यूज नहीं होगा। R&D पार्ट छोड़ के सिर्फ R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ऑब्वियसली 100% जरूरत है। बट आपको जब मैनेज करना होगा एक पर्टिकुलर माइंस का स्टेबिलिटी, तब इसका उतना जरूरत नहीं है, उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आज इस कोर्स में हमारा पार्ट रहेगा सिर्फ स्लोप मैनेजमेंट प्लान, रॉक मैकेनिक्स का, सॉइल मैकेनिक्स का, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का स्लोप मैनेजमेंट प्लान वाला पार्ट जो है वो इस कोर्स में कवर करेंगे। आज से 100-200 साल पहले जब ये सब एडवांस तरीके नहीं थे, रॉक मैकेनिक्स का इतना R&D नहीं हुआ था, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उस टाइम क्या होता था? उस पर्टिकुलर टाइम पे मेनली स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर या कोई भी जियोटेक्निकल स्ट्रक्चर बोले तो मेनली डैम होता था। डैम आप सोचिए, माइंस से भी जिसका स्ट्रक्चर काफी बड़ा होता है, 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर तक, कभी कभी 5-5 किलोमीटर तक एक डैम का स्ट्रक्चर। तो अब सोचिए, एक डैम अगर टूटेगा तो पूरे गांव उजाड़ सकता है, पूरे गांव को डुबा सकता है, आसपास वाले जितने होंगे, पूरे कम्युनिटी चला जा सकता है। तो डैम का स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा था उस टाइम पे। उस टाइम पे कैसे मैनेज होता था? उस टाइम तो ये सब नहीं था। अभी का जो स्लोप मैनेजमेंट प्लान है या स्टेबिलिटी मैनेजमेंट प्लान, इतने सारे चीज उस टाइम नहीं था। उस टाइम कैसे मैनेज होता था कि जो भी एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर होते थे उस टाइम का, ये एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते थे किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का या किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, उस आदमी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता था कि आपको मैनेज करना है। वो कैसे मैनेज करते थे? उनका इतना एक्सपीरियंस होता था, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनका दिमाग में एक आइडिया फिट हो जाता था कि कौन सी रॉक या कौन सी रॉक मास या कौन सी दीवार, कौन सी ओवल कैसे बिहेव करेगा किस लोड के ऊपर, किस लोड, कितना लोड आने से इसका बिहेवियर कैसा होगा, इसको सपोर्ट देने के लिए कितना मोटा मोटी सपोर्ट चाहिए। उनका दिमाग में फिट हो जाता था एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और उसके ऊपर थोड़ा सा और मार्जिन लेके, मान लीजिए एक वॉल को सपोर्ट देने के लिए उनको लग रहा है कि 10 टन सपोर्ट देने से हो जाएगा, उन्होंने 20 टन सपोर्ट दे देते थे। तो इस तरीके से चलता था कि थोड़ा बहुत मार्जिन लेके मैनेज होता था। ऐसे ही एक जियोटेक्निकल इंजीनियर था, कार्ल वॉन तारजागी, इटली का था। उन्होंने एक साइड तो मैकेनिकल इंजीनियर भी थे, जियोटेक्निकल इंजीनियर भी थे, जियोलॉजिस्ट भी थे, एक साथ 2-2, 3-3 ग्रेजुएशन कर लिया। वो एक कंपनी में, एक हाइड्रो पावर कंपनी में काम करते थे, जो क्रोएशिया का कंपनी था, जिसका क्रोएशिया में सेटअप था, रसिया में सेटअप था, और भी काफी सारे कंट्री में सेटअप था उस टाइम, आज से 100-150 साल पहले। कार्ल वॉन तारजागी एक जूनियर इंजीनियर था उस कंपनी का, लेकिन उनका दिमाग थोड़ा सा तेज चलता था। उनका PhD भी किया हुआ था, जिसके कारण उनके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया था। जो भी डैम स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट आता था,
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मतलब डैम के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो भी डैम स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट्स आता था वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी कार्ल वॉन तारजागियोर को दिया जाता था। तो उन्होंने अच्छी तरीके से अपना ड्यूटी निभाते थे। तो उस टाइम का रसिया और क्रोएशिया में जो भी बड़े बड़े डैम का प्रोजेक्ट्स आता था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो सारे डैम का कितना स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कितना रेनफोर्समेंट होना चाहिए, कितना सपोर्ट होना चाहिए, वो सब कुछ उन्होंने डिसाइड करते थे। फिर वर्ल्ड वॉर का जब टाइम आया, वर्ल्ड वॉर 1 का, उस टाइम उनको वहाँ छोड़ के जाना पड़ा वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। वो एक अलग कहानी है। उनके साथ 1000 आर्मी का एक बैटलियन था, उस बैटलियन के साथ वो लड़ाई भी किए थे। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद फिर से उन्होंने लग गया अपने जियो टेक्निकल काम पे। वहाँ से उनका एक्सपीरियंस इतना था कि उनको MIT से, जो अमेरिका का बड़ा इंस्टीट्यूट है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अमेरिका USA का सबसे बड़ा उस टाइम का बड़ा एक इंस्टीट्यूट था, वहां से उनको बुलावा आया है कुछ लेक्चर देने के लिए। तो जैसे उस इंस्टीट्यूट में गए, उनका लेक्चर सुनने के बाद उनको वहां पे एज ए प्रोफेसर रख लिया। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी उनका कॉल आया था, वहां भी कुछ दिन प्रोफेसरी किए थे। तो वहां पे प्रोफेसरी करते टाइम उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस, कुछ R&D किया। कुछ R&D करने के बाद कुछ क्लासिफिकेशंस किए हैं रॉक मास का, लोड के बेसिस पे कि कौन सी पर्टिकुलर रॉक या रॉक मास कितना लोड ले सकता है। उस बेसिस पे उन्होंने कुछ ग्राफिकल मेथड्स निकाले जो लोड के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किए कि कौन सी पर्टिकुलर रॉक कितना लोड ले सकता है। उस बेसिस पे कुछ कैटेगराइज किए। उस टाइम पे वही कैटेगराइजेशन जो भी उन्होंने किया था, क्लासिफिकेशन डिफरेंट रॉक मास का, उस टाइम के लिए वही काफी बड़ा था। वही सारे चीज उस टाइम पे यूज होता था। जो भी डैम स्ट्रक्चर्स होता था, टनल स्ट्रक्चर्स होता था, उनका ही रिसर्च किया गया, पेपर्स उनका ही रिसर्च किया गया, मेथोडोलॉजी, ग्राफिकल फार्मूलाज, ग्राफिकल मेथड्स, वो सारे अप्लाई होता था। तो ये तो था उस टाइम का कहानी, 100-200 साल पहले का। उसके बाद काफी सारे डेवलपमेंट हुआ, जो सेकेंड कोर्स में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद काफी सारे डेवलपमेंट के बाद आज के दिन जो अप्लाई होता है वो कंप्लीट स्लोप मैनेजमेंट प्लान अप्लाई होता है। तो ये कंप्लीट स्लोप मैनेजमेंट प्लान स्टेबिलिटी के लिए जो ओपन स्ट्रक्चर्स होता है, टनल का अलग है, अंडरग्राउंड का अलग है, ये सिर्फ ओपन पिट, ओपन डैम, ये सिविल स्ट्रक्चर का जो स्टेबिलिटी है वो एक कंप्लीट स्लोप मैनेजमेंट सिस्टम बना है। उस सिस्टम में एक पैरामीटर नहीं है, उस सिस्टम में टोटल 5 पिलर है। तो 5 पिलर क्या क्या है? डिजाइन एंड सिमुलेशन पहला पैरामीटर है। सेकेंड पैरामीटर है मॉनिटरिंग एंड डेटा एनालिसिस। थर्ड पैरामीटर जो है वो है स्लोप स्टेबिलाईजेशन। फोर्थ पैरामीटर जो है या फोर्थ पिलर बोल सकते हैं वो है ऑपरेशनल मेजर्स। और फिफ्थ पैरामीटर जो अल्टीमेटली अप्लाई करना पड़ता है वो है ट्रिगर एक्शन रिस्पॉन्स प्लान। तो ये 5 पैरामीटर एक एक करके हम लोग कवर करते हैं।